ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। तो राजनीति की शुरुआत करेंगे अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरों पर एक्शन की खबर के साथ। योगी राज में एक एक एक्शन लगातार चल रहा है और गुनहगार का हिसाब भी हो रहा है। और अब रामद्रोहियों की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चल सकता है, वो उनकी रडार पर है। लेकिन सबसे पहले नंबर लगा है लवकुश मिश्रा का, जिसके निर्माणाधीन मकान के लिए नोटिस जारी किया गया है और मकान का हिसाब नहीं मिला तो फिर हिसाब बाबा का महाबली करेगा। देखिए अयोध्या से ग्राउंड रिपोर्ट। अगर टिन्नू यादव की जगह पर टिन्नू खान या टिन्नू सिद्दीकी होता तो अब तक के तो पूरे खानदान के मकान गिरा दिए गए होते, बुलडोजर पहुंच गया होता, एनकाउंटर भी हो गया होता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में भी सियासी मौका तलाश रहे ये शख्स हैदराबादी भाईजान के सिपहसालार हैं। जिस पार्टी का काम ही हिंदू मुसलमान करना है, मुसलमानों को बरगलाना है, वही ओवैसी की पार्टी राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को भी यूपी में सियासी जमीन तलाशने का बहाना ढूंढ रही है। गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को आधार बनाकर AIMIM बुलडोजर और एनकाउंटर की नीति पर सवाल उठा रही थी और इसी बहाने योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राम भक्त योगी ने भी साफ कर दिया है कि चढ़ावा चोरी में दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा और हर एक रामद्रोही का हिसाब होगा। दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। राम के नाम पर चंदा चोरी को लेकर जांच तो चल रही है, अब तैयारी बुलडोजर एक्शन की भी है। जांच एजेंसियां सिर्फ चोरी की रकम ही नहीं बल्कि उससे बनाई गई संपत्तियों का भी हिसाब जुटा रही हैं और इसी कार्रवाई का पहला निशाना बन सकता है ये मकान। ये निर्माणाधीन मकान चंदा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा का बताया जा रहा है, जो उसकी पत्नी के नाम पर है, जिसका निर्माण फरवरी 2026 से चल रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस मकान के निर्माण में चंदा चोरी की रकम का इस्तेमाल हुआ। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इस मकान को लेकर नोटिस जारी किया है। नोटिस में भवन निर्माण से जुड़े दस्तावेज और नक्शे की जानकारी मांगी गई है। 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक यह संपत्ति लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम दर्ज है। नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है जी वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। इस मकान को लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे कि करीब 18,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाले लवकुश मिश्रा ने इतनी बड़ी संपत्ति कैसे बनाई। दान चोरी के मामले में अब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस वक्त लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम जो जमीन बैनामा कराई गई थी और उस पर घर बनाया जा रहा था, 3 तल्ले का ये मकान जब आप देखेंगे तो इससे पता लग जाएगा कि कितना आलीशान बंगला बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, अनुकल्प मिश्रा ने भी कौशलपुरी में घर बनवाया है। सवाल यह है कि इतनी कम कमाई वाले शख्स ने घर बनाने में इतने पैसे कहां से लगाए। लवकुश मिश्रा ने शहादतगंज में पत्नी के नाम मकान का काम शुरू किया। ऐसा ही मकान अनुकल्प मिश्रा ने कौशलपुरी में बनवाया है। सवाल है, क्या इन दोनों मकानों पर बुलडोजर चलेगा? वहीं योगी फोर्स मंदिर के चढ़ावा चोरी के एक एक पाई का हिसाब कर रही है। पुलिस लगातार छापेमारी और जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक छापेमारी में अविनाश शुक्ला के घर से 20,39,000 रुपए और 1,121 अमेरिकी डॉलर मिले। लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए, अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,000 रुपए, करुणेश पांडे के पास से 18,07,000 रुपए और रमाशंकर मिश्रा के पास से 7,32,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इस बीच पूरे मामले से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अमित शुक्ला का है, जिसमें वो नोटों की गड्डियों के साथ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अगस्त 2025 का है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं
कि इतनी बड़ी नकदी कहां से आई और क्या इसका चढ़ावा चोरी से कोई लेना देना तो नहीं है। अयोध्या से प्रवेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। आइए अब आपको बताते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में और क्या क्या अपडेट है। खबर है कि पुलिस ट्रस्ट के सभी लोगों से पूछताछ कर सकती है। आरोपियों की संपत्तियों की पूरी पड़ताल फिलहाल की जा रही है। कोई बताएगा अगर एसआईटी को कि ये सबूत है उनके पास, तो वो भी एसआईटी जांच करेगी। साथ ही कई बेनामी संपत्तियों के लिंक भी पुलिस को मिले हैं। लखनऊ, नोएडा और दूसरे राज्यों में भी संपत्तियों की जांच की जाएगी। पुलिस रजिस्ट्री की कॉपियां भी निकलवा रही है और हर आरोपी की संपत्ति का पूरा हिसाब जुटाया जा रहा है। ट्रस्ट के और बड़े नाम भी इस जांच के दायरे में आ सकते हैं। दान और चढ़ावे का पैसा कहां कहां गया, इसकी जांच पूरी तरीके से की जा रही है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रह गया है। वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर और ईडी की जांच तेज कर दी है। वहीं पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या राम मंदिर में नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्वत का खेल हुआ था। आखिर इस पूरे नेटवर्क में कितने चेहरे शामिल हैं, देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपियों के खिलाफ सख्ती बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ इनके खिलाफ गुस्सा भी बढ़ रहा है। ये प्रदर्शन अयोध्या बार एसोसिएशन की ओर से हो रहा है। वकीलों की मांग है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। चंपत राय साहब हैं और एक गोपाल राव जी हैं और एक अनिल मिश्रा जी हैं। हम लोग इनका नाम सुने हैं, देखे नहीं, ना आज तक जानते हैं। उसमें एक आध नाम और बढ़ सकते हैं, जो कि अभी एफआईआर नहीं दर्ज हुई। तो एफआईआर नहीं दर्ज हुई तो हम लोग न्यायालय का शरण लेंगे। सेक्शन 175(4) है भाई, 173 सब क्लास 4 है, उसमें अप्रोप्रिएट फोरम में जाएंगे, वो भी नहीं करेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं जा, अगर वहाँ भी नहीं दर्ज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से भी नहीं दर्ज हुआ परिवाद भी फाइल करेंगे, लेकिन विवेचना में शामिल जरूर होंगे। हमारे यहाँ ये न्यायपालिका है, न्यायपालिका आंख नहीं बंद करेगी। उसके लिए चाहे चंपत राय हो, चाहे अग्नू गुरु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुकदमा निश्चित दर्ज होगा। मांग सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने की नहीं हो रही। बार एसोसिएशन की डिमांड है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में ईडी से भी जांच कराई जाए। सवाल है, आखिर अभी तक ईडी ने दखल क्यों नहीं दिया? ईडी का दखल हुआ नहीं हुआ, ईडी दखल होना चाहिए था। आखिर लॉकअप को कौन खोलेगा? उनके नोटिस तो चस्पा किए जा रहे हैं। नहीं, नोटिस चस्पा की गई हुई, एक्टिवेट नहीं हुई। जैसे आप ये देख लें कि जैसे पैसे उनके हैं लॉकअप में रखे हैं, बॉक्स में रखे हैं। आखिर इतने बड़े बड़े पैसे बरामद हुए, इतने बॉक्स बरामद हुए, राम जन्मभूमि राज्य कोष बरामद हुआ, एक बॉक्स लाल रंग का बरामद हुआ, तो ईडी का दखल बना कि नहीं? ईडी को दे देना चाहिए, तो आके आती है, अपना जो है सारे कागज को खंगालती है। चढ़ावा चोरी का मामला सिर्फ वकीलों के रण तक सीमित नहीं है। आरोपियों के घर कैश मिलने के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। शिशु को है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या पुलिस अब उन आरोपों की भी जांच कर रही है जिसमें कहा गया है राम मंदिर में नियुक्तियों के लिए रिश्वत ली गई थी। जांच का यह नया पहलू गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ के दौरान सामने आया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस बात की जांच कर रही है, क्या राम मंदिर प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की भर्ती के लिए रिश्वत का खेल हुआ। बताया जा रहा है यहाँ 125 कर्मचारियों की भर्ती की गई। दावा यह भी है कि उम्मीदवारों ने नौकरी पाने के लिए रिश्वत दी थी। इस घटनाक्रम के बीच अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने गोपाल राव पर सवाल खड़े किए। पूरी गलती गोपाल का ही है, गोपाल ही उलझा रहे सब। हमारे ट्रस्टी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब रामलला को मान रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं सब। बहरहाल भगवान राम में आस्था रखने वाले करोड़ों सनातनी जानना चाहते हैं कि अयोध्या केस के कितने गुनहगार हैं,
किन लोगों ने मिलकर साजिश रची और कहां तक चढ़ावा चोरी का पैसा पहुंचाया गया। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। तो जहां एक तरफ राम मंदिर के चढ़ावा चोरों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो रही है, वहीं माफिया पर भी बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। यूपी में किसी भी माफिया का पनपना अब मुश्किल हो चुका है, लेकिन एक बार फिर अतीक अहमद के गढ़ में ऐसी कोशिश की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही योगी फोर्स ने उनके हिसाब की तैयारी कर ली है। खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला। जो माफिया पहले सीना तान करके चलते थे, आज गले में तख्ती लटका करके चलते हैं कि साहब जान बकस तो बस। प्रयागराज ये वही शहर है जहां कभी अतीक अहमद का नाम खौफ की पहचान माना जाता था, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले, माफिया मिट्टी में मिल गए, माफिया राज खत्म हो गया और कब्जाई जमीनों को बुलडोजर ने कब्जा फ्री कराया। लेकिन अब एक बार फिर माफिया प्रयागराज में सिर उठाने की हिम्मत कर रहे हैं, जिसके हिसाब की तैयारी भी योगी फोर्स ने कर ली, क्योंकि प्रयागराज में जिसने भी अतीक बनने की कोशिश की, उसकी कोशिश को पहले ही फेल कर दिया जाएगा। पूरे प्रयागराज में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने 58 नए भूमाफियाओं को चिन्हित किया है। आरोप है कि इन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग का कारोबार खड़ा किया। ये 58 भूमाफिया वो हैं जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके अवैध तरीके से प्लाटिंग करते हैं और उससे मुनाफाखोरी करते हैं। इसमें 18 जो नाम हैं वो प्रयागराज जनपद के हैं, जो सदर तहसील से जुड़े हैं, जिसमें एयरपोर्ट थाना क्षेत्र से संबंधित हैं। और हम तस्वीर आपको यहाँ की दिखा रहे हैं, ये एयरपोर्ट थाना है और इस क्षेत्र में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो भूमाफिया हैं वो चिन्हित हुए हैं। अब जब भूमाफिया चिन्हित कर लिए गए तो प्रशासन सिर्फ नाम दर्ज करके नहीं रुकेगा, सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा। अवैध कब्जे हटेंगे और जिन पर आरोप है उनके खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जो 58 नए भूमाफिया चिन्हित किए गए हैं, उनमें प्रयागराज से 18, कौशाम्बी से 21, प्रतापगढ़ से 15, फतेहपुर से 4 नाम शामिल है। भी काली कमाई इनकी है, उसको जब्त करके और राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो ऐसे लोगों के खिलाफ NSA की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। आगे ये अभियान और तेजी से चलने वाला है और जो भी सरकारी जमीन होगी उस पर अभियान चला करके खाली कराया जाएगा। अब प्रशासन का दावा है कि एक एक इंच सरकारी जमीन वापस ली जाएगी, यानी बुलडोजर एक्शन कर सारे कब्जे छुड़ाए जाएंगे, क्योंकि नाम चाहे अतीक जैसा बड़ा न हो या फिर कोई बड़ा भूमाफिया न हो, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जे का अंजाम क्या होता है ये सब जानते हैं। और अब योगी फोर्स इनके ऊपर स्ट्राइक की तैयारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमित। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और अब खबर कानपुर से, जहां इरशाद की कट्टरपंथी साजिश का खुलासा हुआ है। इसने विशाल बनकर 2 हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया और फिर उनका धर्मांतरण कर सालों से टॉर्चर कर रहा। मगर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने योगी फोर्स के साथ मिलकर दोनों पीड़ित लड़कियों को आजाद कराया और इरशाद को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इरशाद पहले विशाल बना, फिर 2 हिंदू बेटियों को फंसाया, उनका जबरन धर्मांतरण कराया और घर में बंधक बना लिया। मामला कानपुर का है, जहां कट्टरपंथी इरशाद ने सोशल मीडिया के जरिए लव जिहाद का जाल तैयार किया और उस जाल में फंसाकर 2 हिंदू लड़कियों की जिंदगी को नरक बना दिया। आरोप है कि इरशाद ने 2018 में पहली हिंदू बेटी को प्रेम जाल में फंसाया,
झांसे में लेकर उससे शादी कर ली। असलियत सामने आई तो जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया। फिर इरशाद ने 3 साल पहले एक और हिंदू बेटी को शिकार बनाया, उसे नौकरी दिलाने के नाम पर अपने जाल में फंसाया और दोनों हिंदू बेटियों को एक ही घर में कैद कर लिया। देखिए ये फ्लैट है 86/30 और यहीं पर इरशाद जो विशाल नाम बताकर, हिंदू नाम बताकर पहले उसने दोस्ती भी करी, फिर विवाह भी किया। उसके बाद में पनकी के इसी फ्लैट में वो आकर रहता था। लेकिन इरशाद के पाप का ये घड़ा तब फूटा जब इसकी भनक हिंदू संगठनों को लगी। हिंदू संगठनों ने पुलिस को अलर्ट किया और पुलिस ने फौरन उस अपार्टमेंट पर रेड मारकर दोनों हिंदू युवतियों के साथ उसके बच्चे और इस दरिंदे के चंगुल से मुक्त कराया। तो मैंने उससे पूरी घटनाक्रम जानना चाहा क्या बात है, तो उसने मुझे बताया कि हमें बंधक बनाकर यहाँ पर रखा गया है। 8 साल पहले मैंने एक लड़के से शादी की थी जिसने पहले अपना नाम मुझे विशाल बताया था। जब मैं अपना घर परिवार छोड़ के और अपना सारा सामान लेके उसके पास आ गई तो यहाँ पर पता चला कि वह विशाल नहीं इरशाद है। बराबर दबाव बनाया जाता था कि मुस्लिम धर्म अपना लो। दोनों लड़कियों को घर के अंदर कैद कर रखा जाता था। उन्हें किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी और हर दिन उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर टॉर्चर किया जा रहा था। 8 वर्ष पूर्व इनकी शादी हुई थी। जैसा कि जानकारी मिली है, लड़की बता रही थी कि हिंदू बनकर इसने मित्रता की थी, विवाह किया था। धीमे धीमे जब जानकारी मिली तो विवाद हुआ, तो फिर धीमे धीमे उसको प्रलोभन दे करके उसको दबाव बना करके उसको रखा रहा और जब समय समय पर उसको मारपीट करता था, मास्क लाता था, धर्मांतरण दबाव बनाता था। पर प्राथमिक दर्ज करके उसको पकड़ के बंद कर दिया गया है और संबंधित धाराओं में उसको जेल भेजा जाएगा। दोनों पीड़ित बेटियों की शिकायत के आधार पर पनकी थाने में लव जिहाद, धोखाधड़ी, जबरन धर्मांतरण का दबाव और बंधक बनाने जैसी संगीन धाराओं में FIR दर्ज की गई है। ये व्यक्ति द्वारा 2 महिलाओं को बंधक बनाया गया है। पुलिस द्वारा घटना गंभीरता को देखते हुए तत्काल टीम बनाई गई, मौके पर रवाना की गई। मौके से 2 महिलाओं को बरामद किया गया है, थाने लाया गया है। उनके द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराई गई, जो तहरीर दी गई है, उसके आधार पर मुकदमा लिखा गया है। इसमें जो नामित अभियुक्त है वो उसे पकड़ लिया गया, पुलिस हिरासत में है और मुकदमा लिख के अपनी विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आरोपी इरशाद को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और पुलिस अब जांच कर रही है कि इस लव जिहाद की साजिश में इरशाद के साथ कौन कौन शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां सत्ता बदलने के बाद ही योगी मॉडल शुरू हो गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जा लगातार चल रहा था, भूमाफियाओं पर बुलडोजर वार हो रहा है, ठीक उसी तरह से, ठीक वैसे ही शुभेंदु अधिकारी कब्जा गैंग पर प्रहार कर रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा एक्शन दक्षिण 24 परगना में हुआ, जहां टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला के बेटे के आलिशान कैफे को मिनटों में ध्वस्त कर दिया गया। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले। यूपी में अवैध कब्जे का एक ही काल है, बुलडोजर, जिसने संभल से काशी समेत यूपी के दर्जनों शहर में भूमाफिया और कब्जा गैंग को मिट्टी में मिला दिया। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। उत्तर प्रदेश का यही योगी मॉडल पश्चिम बंगाल में भी सरकार बदलते ही लागू हो गया। सीएम शुभेंदु ने भी चुनाव के वक्त ही ये प्रण लिया था कि पश्चिम बंगाल में न अपराधी बचेंगे, न घुसपैठिए बचेंगे और न ही अवैध कब्जा। पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल की सबसे नई तस्वीर साउथ 24 परगना जिले से सामने आई, जहां पर टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला के बेटे इमरान के रिजॉर्ट और कैफे को मिनटों में मिट्टी में मिला दिया गया। बुलडोजर क्यों गरजा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस आलिशान कैफे कम रिजॉर्ट को देखिए। मेन रोड से सटे और नदी के किनारे कई एकड़ जमीन पर बना ये कैफे करोड़ों की लागत से बना था। मगर जब अवैध तरीके से बने इस कैफे के खिलाफ सीएम शुभेंदु अधिकारी का ऑर्डर आया तो बुलडोजर टॉप गियर में दौड़ा चला आया। 1500 किलो के इस पहलवान ने सबसे पहले कैफे का छप्पर उड़ाया, फिर एक एक कर 3 शेड तोड़े, उसके बाद पिलर और गेट पर प्रहार किया।
और फिर देखते ही देखते टीएमसी नेता शौकत मोल्ला के बेटे इमरान का ये आलिशान कैफे ढा दिया गया। मगर बुलडोजर का मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उसका अगला टारगेट था कई एकड़ में फैले कैफे की बाउंड्री। इसे बुलडोजर ने मिनटों में उखाड़ फेंका। टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला के बेटे के जिस कैफे पर बुलडोजर चला उसका नाम था अरनेयर कूले, जिसका मतलब है जंगल के किनारे। कैफे माल्टा नदी के किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। प्रशासन ने इसे हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। 29 जून तक अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था, मगर कैफे नहीं हटाया गया, जिसके बाद बुलडोजर से इसे ध्वस्त कर दिया गया। यानी योगी की तरह शुभेंदु अधिकारी का भी संदेश साफ है, सूबे में जो भी अवैध होगा उस पर बुलडोजर चलेगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करेंगे मुंबई की। ये मुंबई को मायानगरी कहते हैं। मुंबई में बारिश ना हो तो परेशानी और ज्यादा हो तो उससे ज्यादा और परेशानी। लेकिन एक बार फिर से मुंबई का यही हाल है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और हालात खराब हैं। मायानगरी के कई इलाके में पानी में डूबे नजर आ रहे हैं और इस बीच बीएमसी की लापरवाही भी सामने आई है, जहां खुले मैनहोल की वजह से 61 साल के एक शख्स की जान चली गई। साकिनाका इलाके में लोहे की जाली लगाने का काम चल रहा था। आरोप है कि काम कर रहे कर्मचारियों ने सुरक्षा के बुनियादी नियमों की अनदेखी करते हुए मैनहोल को खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से 61 साल के शख्स की मौत हो गई। हैरानी रोड का ये पूरा इलाका आता है, जहां पर कुछ देर पहले ही कई घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें निकाला गया है और मैं उस जगह पर खड़ा हूं जिस मैनहोल से उन्हें बाहर निकाला गया है और स्थानीय मनसे नेता जो है यहाँ मौजूद हैं। अंदर जैसे गिरा, एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ा लेकिन उसके हाथ में छाता आया। वो आदमी चला गया, ये मेन हॉल में आया, लेकिन 4 घंटों के बाद में उसको यहाँ से निकाला गया। बालाजी सांगले जो नगर सेवक के बेटे, वो बोल रहे थे कि इसको खोलो, लेकिन कोई खोलने को तैयार नहीं था, कोई था ही नहीं यहाँ पे। प्रशासन का सबसे बड़ी जो लापरवाही थी वो ये दिखाई दी कि इस जगह पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, सिर्फ जाली बैठाने की बात कर रहे थे, दावा किया जा रहा था, लेकिन कोई भी बैरिकेडिंग नहीं होने की वजह से ये बड़ी घटना हुई है। सोचो इन लोग का डेयरिंग कितना है, आदमी मर गया, हाँ, इसके बाद में जाली लगाया, पहले लगाओ। 100% अपन जाली बिठा है, लेकिन ये ऐसे जो स्क्रैपर मैनहोल्स है इसको तो ये खोल ही नहीं सकते, जनरली वो जाता नहीं किधर भी, लेकिन एक क्यों खोला है उसकी इंक्वायरी चल रही है और जो भी रहेगा उनके ऊपर। मैनुअल खोलने के बाद में किसी प्रकार की बैरिकेटिंग नहीं थी, इसके वजह से यह हादसा हुआ। हादसा होने के बाद में महानगर पालिका का एक भी अधिकारी यहाँ पे कम से कम 15 मिनट 20 मिनट यहाँ पे कोई नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बिना बैरिकेडिंग ये सब कुछ काम चल रहा था तो ध्यान क्यों नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि एक शख्स असलम शेख की जान चली गई। कैमरा पर्सन मंगेश के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। तो अब ये समझिए कि मानसून से आफत सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, उत्तराखंड का हर्षिल भी एक बार फिर से कुदरत की मार से डरा हुआ है। पिछले साल आई महात्रासदी के बाद इस साल भी हर्षिल के हालात कुछ ऐसे ही हैं। इलाके में नदी किनारे तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुसने को बेताब है, तो वहीं डरे सहमे लोग बीते कई दिनों से रत जगा कर रहे हैं। लोगों ने त्रासदी से बचने के लिए प्रशासन से गुहार भी लगाई है। उत्तरकाशी का पर्यटन स्थल हर्षिल, लेकिन उत्तरकाशी की इस खूबसूरती को कुदरत की विभीषिका ने घेर लिया है। हर्षिल पर एक बार फिर त्रासदी का खतरा मंडरा रहा है। आपदा की आहट ने लोगों को डरा दिया है। पिछले ही साल अगस्त महीने में धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई विनाशकारी आपदा की भयावह यादें अभी धुंधली भी नहीं पड़ी है कि इस साल भी वैसी ही मुसीबत मुंह बाए खड़ी है। पिछले साल आई आपदा में खीर गंगा से न केवल धराली बाजार और आसपास के इलाके में भारी तबाही मची थी, बल्कि हर्षिल में सेना का कैंप भी मलबे और बाढ़ की चपेट में आ गया था। लेकिन पिछले साल आई तबाही के बावजूद अब तक किसी तरह के पुख्ता सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं। ऐसी गंभीर चिंता को लेकर हर्षिल क्षेत्र के 8 ग्राम प्रधानों और पूर्व जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और जिलाधिकारी प्रशांत आर्य को ज्ञापन सौंपकर तत्काल प्रभावी सुरक्षा कार्य कराने की मांग की।
गांव के लोगों का कहना है कि पिछले साल की आपदा के बाद से हर्षिल के ऊपर बनी अस्थायी झील और भागीरथी नदी की बदलती धारा लगातार खतरा पैदा कर रही है। हाल ही में नदी का जलस्तर बढ़ने से किनारे के मौजूद कई पेड़ नदी में समा गए और अब किनारों का कटाव रिहायशी इलाकों के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। हालत यह है कि गांव के लोग तकरीबन एक हफ्ते से रातों को सोए तक नहीं है। शुक्रवार से हम रात सोते नहीं है, वो पत्थर वो पेड़ है, पर सरकार 11 महीने से आज तक कोई सुनाई नहीं किया। हाँ, तो अब हमारे कगार बगने का ही कगार है। अगर वो लोग उन पेड़ों को और बीच से नदी को गहरा नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। हर्षिल क्या उत्तरकाशी में नहीं बचेंगे। हर्षिल में जो है दो तीन दिन से जो है जो भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा है, उससे हर्षिल ग्राम सभा को बहुत खतरा आने का पूरी संभावना है। बीते शनिवार रात को भी हर्षिल में भागीरथी नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने से लोगों को रज्जगा करना पड़ा था। हालांकि कुछ देर बाद स्थिति सामान्य होने से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन ये राहत स्थायी नहीं है, क्योंकि अगर जल्द ही हर्षिल में नदी के किनारों पर कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया तो लोगों के लिए एक बार फिर कुदरत अभिशाप बन जाएगी और उत्तराखंड की खूबसूरती पर एक बार फिर ग्रहण लगना भी तय है। उत्तरकाशी से हेमंत कांत नौटियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमरनाथ यात्रा की आज से शुरुआत हो गई। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है। भक्तों की सुरक्षा के लिए ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए चप्पे चप्पे पर जवान और सीसीटीवी कैमरे तैनात हैं। देखिए अमरनाथ यात्रा पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। जिस पहलगाम में 1 साल पहले आतंकियों ने कत्लेआम मचाया था, उसी पहलगाम में आज चारों तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज है। ना कोई खौफ, ना किसी का डर, बस बाबा बर्फानी के दर्शन की आस लिए श्रद्धालु निकल पड़े हैं। जम्मू के भगवती नगर यात्री कैंप से सुबह 4 बजे अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना किया। फर्स्ट टाइम बाबा के दर्शन करने के लिए आई हूँ और बहुत उत्साहित हूँ, और यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था देखकर बिल्कुल टेंशन नहीं किसी भी चीज़ की। बस दर्शन करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है हम लोग। शुरू के जो फुल दर्शन होते हैं और बड़ा उत्साह के कल दर्शन करें, और एक सबसे मेन बात, सुरक्षा बहुत अच्छी है। 57 दिन तक ये भक्तिमय यात्रा 3 जुलाई से पहलगाम और बालटाल दोनों रास्ते से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। पहले जत्थे में सिर्फ उन्हीं श्रद्धालुओं को शामिल किया गया जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया था। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जो है वो हो रही है, और आज पहला जत्था जो है वो जम्मू से रवाना जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और विभिन्न प्रशासनिक और जो सरकार में अधिकारी और विधायक हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो झंडी दिखाकर आप देख सकते हैं कि यात्रा का जो पहला जत्था है वो जम्मू से इनके द्वारा रवाना जो है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर उत्साहित भी हैं, और कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई थी, और उसके बाद अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो पहला जत्था है वो यहाँ पर रवाना किया जा रहा है। बाबा के भक्तों की एक टोली दर्शन के लिए निकल चुकी है, तो दूसरा जत्था बालटाल बेस कैंप में इंतजार कर रहा है। उन्हें बस प्रशासन के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है, जो कल सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलेंगे। पहला जत्था यहाँ पे जो है जम्मू से निकला है, लेकिन उससे पहले ही कुछ लोग जो है जो रजिस्टर्ड है यहाँ खुद अपनी गाड़ियों से पहुँचे हैं। इस बार भक्तों में जुनून ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। बहुत एक्साइटमेंट है और हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है बाबा के दर्शनों के लिए, और हमें इस दिन का बहुत वर्षों से इंतजार था। एक तरफ कैंपों में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो सड़कों पर बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। आप इन्हें जो है इंतजार है कि कब यहाँ द्वार खुलेंगे और वो बाबा की चढ़ाई करेंगे। ये पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर
बाबा बर्फानी की वो चोटियां हैं जहाँ वो विराजमान है। कितना जोश है, पहले जत्थे में जा रहे हैं। अरे बहुत जोश है, बाबा के दर्शन करने की बहुत उत्साह है हम लोगों पे। हम बिल्कुल रेडी हैं बाबा के दर्शन के लिए, पहले जत्थे में जाने के लिए। बोल बम, बोल बम। बहुत बहुत भाग्यशाली है, बाबा की बहुत कृपा है हम पर कि हमको बाबा ने बुलाया है। हम अभिभूत है इतने कि हमारे उत्साह मन में समा नहीं रहा है, सब में बहुत जोश उत्साह उमंग है। बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश हाई है तो प्रशासन ने भी उनकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए हैं ताकि किसी तरह की नापाक साजिश कामयाब ना हो सके। इस पूरी यात्रा की निगरानी के लिए सैकड़ों की संख्या में जगह जगह पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से हर यात्री पर नजर रखी जा रही है। साथ ही चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है ताकि हर परिस्थिति में लोगों की मदद की जा सके। इसके अलावा कंट्रोल रूम के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। वहां से हर डिपार्टमेंट को संदेश दिया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा और उनकी जांच पड़ताल के लिए महिला बटालियन की भी तैनाती की गई है। अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के साथ साथ मेडिकल, परिवहन, हेल्प डेस्क, बिजली, पानी और श्रद्धालुओं के ठहरने की भी तैयारी की है। इस वक्त आप एक बड़ा सा होली केव का वो पूरा स्टेयर केस देख रहे हैं, जहां एक दिन बाद पवित्र अमरनाथ गुफा पर जो है यात्री पहुंचेंगे। लगभग 4 लाख के करीब रजिस्टर हो चुके हैं और इस बार एक भव्य यात्रा जो है देखने को मिल सकती है और उसके लिए सुरक्षा के साथ साथ बाकी जितने भी इंतजाम हैं उन्हें पूरा कर लिया गया है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। और अमरनाथ में ही सिर्फ आतंकी साजिश नहीं रची जा रही है, दिल्ली में भी पाकिस्तान की एक और बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया जो राजधानी दिल्ली और एनसीआर को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे। ये धार्मिक स्थलों की रेकी भी कर चुके थे, मगर आतंकी अपने मकसद में कामयाब होते उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। दिल्ली दहलने से कैसे बची, आपको इस रिपोर्ट में देखना चाहिए। शुभदीप सिंह, गुरजन सिंह, साजन सिंह, गगनप्रीत, ये वो संदिग्ध आतंकी है जो पाकिस्तानी जनरल मुनीर और गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारों पर दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इनके टारगेट पर दिल्ली एनसीआर के बड़े मंदिर और थाने थे। इनका मकसद मास किलिंग का था, जिससे ज्यादा तबाही मचाई जा सके। मगर ये 4 संदिग्ध आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होते इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें दबोच लिया। गगनप्रीत को दिल्ली के थानों और धार्मिक स्थलों की रेकी का जिम्मा मिला था और ये कई जगहों की रेकी भी कर चुका था। साथ ही इसे सार्वजनिक जगहों पर फायरिंग का टास्क भी मिला था। चारों विदेशी फोन नंबरों और एनक्रिप्टेड मैसेज से अपने पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में रहते थे। ये वो भीड़ वाला जो बाजार है आप कह सकते हैं, क्योंकि ठीक सामने जो पालिका बाजार है और इसी के साथ ही दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, ये पूरा इलाका है। तमाम लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। ठीक पास में ही जनपथ मार्केट भी है और इसी के साथ ही ऐसे कई जो बड़े बाजार हैं इन आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। ये आतंकी सिर्फ दिल्ली को दहलाने की साजिश नहीं रच रहे थे, बल्कि हथियार और ड्रग्स तस्करी से भी जुड़े थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब सीमा पर भेजे जा रहे थे। इसके बाद इन्हें अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जाता था। हथियार सप्लाई का काम आतंकी शुभदीप सिंह को मिला था। एक अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिसे दिल्ली में रिलीजियस प्लेसेस, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स, पुलिस स्टेशंस, पुलिस नाकाज की रेकी करने का जिम्मा दिया गया था। हमने अभियुक्तों से 2 स्मॉल आर्म्स और कुछ लाइव कार्ट्रिजेस भी बरामद किए हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है। इन संदिग्धों के पास से तुर्की में जिगाना समेत 2 विदेशी पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल फोन मिले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 3 को पंजाब और 1 को दिल्ली से पकड़ा गया है। जब स्पेशल सेल की टीम ने गगनप्रीत से पूछताछ की, इसके मोबाइल फोन को जब पुलिस ने देखा तो उसमें भी कई जगह के वीडियोस पुलिस को मिले हैं और इसी के साथ अब पुलिस इनसे पूछताछ करने के बाद में इनके जो तमाम और जो साथी हैं उन तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इस टेरर नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये मॉड्यूल किन किन राज्यों तक फैला है। ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान की आतंकी साजिश फेल हुई है। कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकियों ने दिल्ली और उत्तराखंड के मंदिरों को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद से तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।
मई जून में भी यूपी समेत अलग अलग राज्यों से 9 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए थे, जिनके टारगेट पर दिल्ली एनसीआर, रेलवे स्टेशन और आर्मी कैंप थे। दिल्ली पंजाब से 4 संदिग्ध आतंकी दबोचे गए, तो वहीं राजस्थान से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का फंड एजेंट रफीक चांद शेख गिरफ्तार हुआ है, जो भारत की जासूसी और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पैसे जुटाने का काम कर रहा था। रफीक पिछले 4 साल से सीधे आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में था। ये नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए अपना जाल बिछाता था। रफीक ने अपने और साथियों के नाम पर कई बैंक खाते खुलवा रखे थे। इन्हीं खातों के जरिए वो जासूसों तक पैसे पहुंचाया करता था। यानी देश के शहर शहर में पाकिस्तानी आतंकियों के स्लीपर सेल एक्टिव है, मगर जांच एजेंसियों की डबल स्ट्राइक से पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ पाकिस्तानी दहशतगर्द भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरानों ने सिंधु नदी के पानी के लिए परमाणु वॉर छेड़ने का ऐलान कर दिया है। कभी सिंधु के लिए हाथ काटने की बात कहने वाले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने फिर से परमाणु राग अलापा है। सवाल यह कि क्या पानी के संकट से घबराया पाकिस्तान अब बयानबाजी के सहारे अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। कभी सांस बंद करने की धमकी तो कभी ईंट से ईंट बजा देने की धमकी, लेकिन इस बार तो सीधे एटम बम ही निकाल लिया। सिंधु के पानी को लेकर बिलावल भुट्टो ने फिर जहर उगलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में तो बिलावल की पार्टी की सरकार ठीक से चल नहीं रही, अब सिंधु जल को लेकर ये खुद हीरो बनने की फिराक में है। ये बिलावल ही है जो कुछ दिनों पहले सिंधु के पानी में हिंदुस्तानी जवानों का खून बहाने की बात कर रहा था। अब ये पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो का यह बेटा परमाणु बम की धमकी दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते पर अपना रोना रोने के लिए इस्लामाबाद में एक सेमिनार आयोजित किया। इसमें भारत को छोड़कर पाकिस्तान ने चीन समेत सभी करीबी देशों के एक्सपर्ट्स को बुलाया। बिलावल भुट्टो इसी समिट में पाकिस्तान की एटम बम पॉलिसी का जिक्र किया। पाकिस्तान का परमाणु सिद्धांत कुछ चरम स्थितियों के लिए है। इनमें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और जलमार्गों के लिए खतरे शामिल हैं। पानी तक पाकिस्तान की पहुंच को सीमित करना परमाणु तबाही जैसी स्थिति पैदा करता है, तो इस्लामाबाद को इसे अस्तित्व के लिए खतरा मानना चाहिए। दरअसल बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में उस माहौल को हवा दे रहे हैं जो सिंधु के पानी को लेकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बनाया है। ख्वाजा आसिफ ने बयान देकर खूब सुर्खियां बटोरी की जरूरत पड़ी तो सिंधु का पानी हासिल करने के लिए पाकिस्तान जंग भी लड़ सकता है। दरअसल सिंधु का पानी रोकने से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि बिना सिर पैर की बात कर रहा है, उल जलूल बयान दे रहा है। मामला यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान बिना पानी के तड़प रहा, ना ही पीने का पानी है और ना ही खेती बाड़ी के लिए। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है, जो रुक जाए तो पाकिस्तान की पूरी खेती ठप हो जाएगी। पाकिस्तान के पूरे खाद्य उत्पादन का लगभग 90% का आधार सिंधु नदी है और इसके सूखने से पाकिस्तान को भूखमरी और अकाल का सामना करना पड़ सकता है। सिंधु नदी का पाकिस्तान की जीडीपी में 1/4 यानी 25% योगदान है। पाकिस्तान के कुल निर्यात का 24% हिस्सा सिंधु नदी से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की ग्रामीण आबादी का करीब 65% हिस्सा सिंधु नदी पर निर्भर है। पाकिस्तान का कुल बिजली उत्पादन का 1/3 33% सिंधु पर बने बांधों से पैदा होता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के 23 करोड़ लोग किसी न किसी तरह से सिंधु नदी पर आश्रित हैं। जब भारत ने ऐलान किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, तब से हर पाकिस्तान का गला सूख रहा है। खेती बाड़ी तबाह हो रही है, रोजगार मिल नहीं रहा और पाकिस्तान के बयान बहादुर जनता में पैठ बढ़ाने के लिए शेख ही भगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH Brought to you by MDH मसाले।